नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में आज पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। गत 12 जून को चित्तौड़गढ़ नगर के प्रताप नगर क्षेत्र में एक होटल के बाहर देर रात्रि को खड़े कुछ युवकों की एक कार में सवार सादा वस्त्रों में कुछ पुलिस कर्मियों से कहासुनी हो गई। इस कहासुनी के दौरान इन युवकों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इस पथराव में एक पुलिस कर्मी की कार क्षतिग्रस्त हो गई, एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसे बाद में श्री सांवला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। लेकिन इस मामले को लेकर राजपूत समाज ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और उल्टा आरोप लगाया कि जिन युवकों के साथ घटना की गई उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस द्वारा धारा 3 का दुरुपयोग किया जा रहा है। जबकि पुलिस सूत्रों के अनुसार उन युवकों द्वारा ही पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने इन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, मारपीट करने की बात तो बहुत दूर की है। पुलिस अब पूरे इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गत 12 जून को पुलिस लाइन परिसर में स्थित सांस्कृतिक कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात एक कार में सादा वस्त्रों में सवार होकर कुछ पुलिसकर्मी जब प्रताप नगर की ओर जा रहे थे तो एक होटल के बाहर खड़े एक समाज के कुछ युवकों की इन पुलिसकर्मियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस कहासुनी के दौरान इन युवकों द्वारा पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे एक पुलिसकर्मी घायल हो गया एवं एक पुलिसकर्मी की कार को नुकसान पहुंचा। लेकिन इस घटना को लेकर राजपूत समाज द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया एवं जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर इस पूरे मामले की जांच करवाई जाने की मांग की गई। अब देखना यह है कि एक समाज द्वारा किए गए इस प्रदर्शन के बाद क्या पुनः पुलिस कर्मियों पर उसी तरह की गाज गिरती है जिस तरह की गत दिनों गंगराट थानाधिकारी पर गिरी, जबकि उन्होंने पूर्व प्रधान को एक प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया। एसपी साहब को निवेदन करना है कि ये इस प्रकार की जो घटना है उनके साथ जो मारपीट हुई गलत हुई और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा राजपूत समाज सड़कों पर उतरेगा। ये प्रतिनिधि मंडल है कि जो दोषी है, जो कार के नंबर भी है और उनके खिलाफ उन लोगों ने फिर झूठा मुकदमा भी दर्ज कराया इनके खिलाफ। मांग 12 को शक्ति सिंह, जगपाल सिंह और युवराज सिंह तीनों ये दोस्त हैं, मित्र हैं और ये कहीं बाहर से आ रहे थे और प्रताप नगर चौराहे के पास इनको प्यास लगी तो पानी की बोतल के लिए रुके, एक दुकान से पानी की बोतल ले रहे थे। इसी दौरान एक कार आई जिसके नंबर इसमें लिखे हुए हैं RJ09CB 1741, जिसमें 5-6 लोग थे, शराब के नशे में धुत थे और एक शराब की दुकान पर गए, तुरंत शराब की बोतल लेकर के आए और इनको कहा कि गाड़ी हटाओ यहाँ से। तो ये इन्होंने कहा हटा रहे हैं, तो फिर क्या जल्दी हटाओ, तो गाली गलौज करने लगे और तीनों के साथ बहुत जोरदार मारपीट, लाते घूंसे लेकर के मारपीट की। ये जान बचाकर भागे, नहीं तो वहीं मार डालते, वो शराब में इतने नशे में थे। फिर ये लोग अपने घर जाकर के सो गए। उसके बाद लगभग 1-2 बजे वो लोग पुनः कहीं से ढूंढते हुए एक दूसरी गाड़ी लेकर गए बोलेरो, जिसमें 5-6 लोग और अन्य व्यक्ति भी थे और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और पुनः इनके साथ 2 व्यक्तियों के साथ मारपीट की जो एक साथ सोए हुए थे और घर में टीवी वगैरह जो कीमती सामान वगैरह उनको तोड़ दिया गया और उनको पकड़ करके उठा के ले सुनसान जगह पे लगे और वहाँ पर भी बहुत जोरदार इनके साथ। क्या मांग कर रहे हो? कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट में SC का मुकदमा दर्ज कराया, जो कि मौके वारदात में वो सिविल ड्रेस में पाए गए थे। अगर जो प्रार्थी है, हमारे जो भाई लोग हैं, उनको क्या पता वो किस जाति के हैं, ये देखते हुए हमें सबको पता चल रहा है कि उनका उचित रचित ये चाल है कि उन्होंने ये SC का फायदा लेते हुए इनको फंसाने का काम किया है। मेरा आप लोगों के माध्यम से ये निवेदन है कि ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाना चाहिए और अपने पुलिस का नाम ये खराब कर रहे हैं। ये खुद नशे की हालत में थे, उनको मारने की धमकी दे। ये 2 जने थे मौके वारदात पे और ये 6-7 जने थे जो हशपुट थे और जान से मारने की धमकी दी उन्होंने, झूठा मुकदमा लगा। और उसके बाद रात को 3-4 बजे जाकर उन्होंने हमारी चल अचल संपत्ति का नुकसान किया है। उसकी भरपाई कौन करेगा? ताले तोड़ दिए, टीवी फोड़ दी, कूलर फोड़ दिए, गुंडागर्दी कर रहे हैं और इस धारा के वो गलत यूज कर रहे हैं।
आप सभी से निवेदन है, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। तो जबरदस्ती टारगेट किया जा रहा है इस धारा 3 की वजह से। आगामी 17 जून को ईद का पर्व हर्षोल्लासपूर्ण परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर प्रातः ईदगाह में नमाज अदा की जाएगी, जिसके पश्चात बकरों की कुर्बानी दी जाएगी। शुक्रवार को ईद की नमाज की समाप्ति के पश्चात शहरी क्षेत्र में स्थित दरगाह के पीछे बड़ी संख्या में बकरों की खरीद फरोख्त के लिए मुस्लिम समाज के कई लोग पहुंचे एवं उन्होंने बकरों की खरीद की। हालांकि इस दौरान कई ऐसे महंगे बकरे थे जो कि शुक्रवार को बिक नहीं सके। अब उनके मालिकों को आगामी 17 जून से पहले इनके बिकने का इंतजार है। चित्तौड़गढ़ एवं अन्य स्थानों पर आगामी 17 जून को ईद का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जाएगा। मीठी ईद के लगभग 2 महीने पश्चात बकरा ईद मनाई जाती है, जिसको लेकर बाजार में इन दिनों खरीदारी जोरों पर है। वहीं 14 जून को नमाज की समाप्ति के पश्चात शहरी क्षेत्र में स्थित दरगाह के बाहर बड़ी संख्या में लोग बकरों की खरीद फरोख्त के लिए पहुंचे एवं कई वाहनों से आसपास से भी लोग बकरा यहां पर बेचने के लिए आते हुए दिखाई दिए। नमाज की समाप्ति के पश्चात शहरी क्षेत्र में बकरों की खरीद फरोख्त का हाल यह था कि न केवल चित्तौड़गढ़ जिले बल्कि अन्य स्थानों से भी विभिन्न वाहनों से इन बकरों को बेचने के लिए कई विक्रेता यहां पहुंचे, लेकिन कुछ बकरे ऐसे भी थे जिनकी कीमत 50,000 से अधिक होने की वजह से उनको खरीदार नहीं मिल पाए एवं अब बकरों मालिक को इंतजार है कि 17 जून से पहले कोई न कोई ग्राहक आ सके ताकि इन बकरों को जहां बेचा जा सके। वहीं इतने दिनों तक उनके द्वारा जो देखभाल की गई, कई तरह का अनाज उन्हें खिलाया गया, उनका पैसा आदि निकल सके। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि कुर्बानी के लिए बकरों की खरीद फरोख्त ईद से पहले की जाती है और बाद में ईद के दिन नमाज की समाप्ति के पश्चात इन बकरों की कुर्बानी दी जाती है। और यह बकरे न केवल जैसा कि बताया गया चित्तौड़गढ़ जिले से बाहर से भी आए, लेकिन चित्तौड़गढ़ से भी बड़ी संख्या में आए विक्रेताओं ने बताया कि उन्हें कई समय से इन बकरों को बेचने के लिए इंतजार रहता है, क्योंकि अन्य दिनों में यह बकरे जहां बेचने के लिए जाते हैं वहां उन्हें अपेक्षाकृत अधिक पैसे नहीं मिल पाते हैं। यानी कि जो मांसाहारी दुकानें हैं वहां पर इन बकरों को कटने के लिए भेजा जाता है, लेकिन जब ईद का त्यौहार आता है तो समाज के कई लोग मन पसंद बकरों की खरीद के साथ ही मुँह मांगे दाम भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बकरों की दरें कुछ अपेक्षाकृत अधिक है। यही कारण है कि 50,000 रुपये से अधिक के जो बकरे हैं उन्हें खरीदार नहीं मिल पाए, जिसके बाद इन बकरों को कई लोग वापस ले जाते हुए देखे गए। हालांकि इस दौरान कई बकरों को उनके मालिक यहाँ घास आदि खिलाते हुए देखे गए, लेकिन इन बकरों को पता नहीं कि कुछ दिनों पश्चात इनकी कुर्बानी होने वाली है। हालांकि ये मुस्लिम समुदाय की एक रस्म है और बकरों की कुर्बानी के पीछे भी एक कई वर्षों से चली आ रही एक प्रथा है। चित्तौड़गढ़ के हैं, कितने लाए कुल? 20 लाए। अभी तक कुछ बिके या नहीं? 5-7 बकरे बेचते। तो इनके क्या अलग अलग नाम रखे जाते हैं? नहीं, ये क्या नाम के बाद और क्या रेट भी इनके अलग अलग है? अलग अलग। तो सबसे बड़ा जो रेट की बात कर रहे हैं वो आपके यहाँ कितने के उपलब्ध है? 25,000। 25,000। और सबसे कम? सबसे कम 18,000। 18 से 25,000 बिक रहे हैं। तो ये क्या वजन के हिसाब से बिकते हैं? नहीं, खड़े ऐसे ही। तो बाहर से भी आज हमने देखा कि बकरे बिकने के लिए आए हैं, तो यहाँ भी क्या बकरों की कमी है? बाहर के लिए आए। बाहर कहाँ से बकरे बिकने के लिए आए? अमन, कहाँ से बकरे बिकने के लिए आए हैं? सब दुर्गा भोपाल। बॉम्बे भोपाल से भी आते हैं? ये खिलाए भैया, बॉम्बे से 2 बकरे। अच्छा, तो बॉम्बे से भी आप खरीद के लेके आए होंगे? हाँ, खरीद के। के अंदर सबसे पहले ये देखा जाता है कि बकरा चल के कुर्बान खां तक पहुँच सके, जैसे लगड़ा ना हो, खाना ना हो, बीमार ना हो, सिंग टूटा हुआ ना हो
और उसके अलावा बकरे के अंदर किसी चीज़ की कोई बीमारी ना हो तो वो कुर्बानी के लायक होता है। अमूमन बहुत सी बार जैसे बकरा को लेके कुर्बान खाने तक गए तो बकरा हल्का सा लंगड़ा भी रहा है तो वो कुर्बानी के लायक नहीं होगा। यानी कि स्वस्थ होना चाहिए पूरी तरह से। स्वस्थ होना चाहिए पूर्ण रूप से, उसकी उम्र कम से कम 1 साल होना चाहिए, 2 दांत का होना चाहिए। 2 दांत का निकलने का मतलब वो 1 साल हो चुका है, 1 साल से कम 1 साल से ऊपर का होना चाहिए। और जो लोग आज कुर्बानी के लिए बकरों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं उसके बाद उनका किस तरह का ख्याल रखा जाता है सेहत को लेकर और उनकी जो है खाने पीने को लेकर? हर परिवार में सब खुशी से उसको बकरे को अपने बच्चे की तरह, बेटे की तरह, भाई की तरह पालते हैं। कोई माला पहनाता है, कोई उसके लिए बोर की पत्तियाँ काट के लाता है, उसको नहलाते हैं, शैम्पू से धुलाते हैं। एक जैसे बच्चों को रखते हैं 4-5 साल तक, वो 4-5 दिन तक बच्चों को ही रखा जाता है, बच्चे की तरह पाला जाता है, उसके बाद कुर्बानी करते हैं। तो हमने देखा कोई बकरा 5,000 में भी बिक रहा तो 1 लाख का बकरा भी है, तो ये दर में फ़र्क क्यों है, रेट में फ़र्क क्यों है? ये वजन के ऊपर भी होता है, बकरी की क्वालिटी पे भी होता है, और बकरी की कई तरह की क्वालिटी है। ऐसा नहीं कि बकरा एक ही क्वालिटी का होगा, अलग अलग नस्ल का होता है। और ये जो कुर्बानी होती है ये नमाज की समाप्ति के पश्चात होगी? जब तक नमाज नहीं होगी कुर्बानी नहीं होगी। ये बड़ा खूबसूरत बकरा दिखाई दे रहा है, क्या इसकी रेट आपने रखी है? बकरा नहीं हूँ, बकरा ये हाँ बकरा नहीं, ये खूबसूरत बकरा दिखाई दे रहा है, क्या रेट क्या है इसकी? सुल्तान नाम है, 40,000 रुपये का है। 40,000 का है। तो इसको आज विशेष क्या नहलाया धुलाया है या ऐसा ही है? नहीं, ऐसे ही रहता है, साफ सुथरा रहता है, गद्दे पे रहता है, हाँ। एसी में सोता है। अच्छा, फ्री एसी में सोता है, एसी में सोता है, तो इस कारण रेट बढ़ गई है, इसलिए 40,000 की रेट है इस कारण। तो ये जो रेट बढ़ी है तो आपने कहा एसी में सोता, हमेशा एसी में सोता है या अभी इन नहीं, दिनों बचपन से एसी में सोता है? सर्दियों में नहीं सुलाते हैं, सर्दियों में नहीं सोता है। तो सुना जनाब आपने, सुल्तान एसी में सोता है और एसी में सोने की वजह से ही उसकी रेट बढ़ गई है। कई लोग बाहर से सस्ते में ये बकरे खरीद कर लाए और बाद में यहाँ महंगे बेचे जा रहे हैं, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के मुकाबले अन्य कई स्थानों पर बकरे अपेक्षाकृत सस्ते मिल जाते हैं, विशेषकर मुंबई एवं अन्य स्थानों पर। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि सरकार जब कोई आदेश देती है तो संबंधित विभाग आदि हरकत में आते हैं? 2-3 दिन पहले सरकार की ओर से आदेश दिया गया कि खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और बस सरकार का आदेश आया और उसके बाद सभी अधिकारी विभाग हरकत में आ गए, जिसके तहत जिले के बेगू क्षेत्र में पुलिस एवं वन विभाग द्वारा कार्रवाई कर 10 ट्रैक्टर ट्रॉली, एक जेसीबी को जब्त कर लिया गया, जो रात के अंधेरे में अवैध रूप से खनन कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा 2 दिन प्रदेश में सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि अवैध रूप से बजरी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बस सरकार के निर्देश आने का इंतजार था, उसके बाद धड़ाधड़ कार्रवाई होने लगी। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में वन विभाग एवं पुलिस द्वारा 2 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए बजरी से भरे 10 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली गई एवं इसी तरह एक जेसीबी जब्त कर ली गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाहे वन विभाग हो या अन्य विभाग के अधिकारी सरकार के आदेश और निर्देश का इंतजार ही क्यों करते हैं? क्या केवल पीठ थपथपाने के लिए, ताकि सरकार से भी वाहवाही लूटी जा सके? नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको याद दिलाएंगे चित्तौड़गढ़ में 1970 की यादें। उस समय घोड़ों की टप टप की आवाज सुनाई दिया करती थी, लेकिन आखिरकार कहां लुप्त हो गए वह घोड़े एवं तांगे की सवारी। याद आती है अब कई वर्षों बाद भी, लेकिन सब छोटे से एक ब्रेक के बाद। एक समय वह था जबकि आप और हम केवल इस तांगे की सवारी करते थे, लेकिन अब तो गुजरे जमाने की बात हो चुकी है एवं चित्तौड़गढ़ की सड़कों पर 1-2 तांगे ही देखने को मिला करते हैं, और वह भी कबाड़ी का सामान ले जाते हुए या अन्य सामान ढोते हुए। कुछ वर्षों पूर्व चित्तौड़गढ़ में इन तांगों पर ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे एवं दुर्ग भ्रमण के लिए आने वाले चाहे देशी पर्यटक हो विदेशी पर्यटक इन तांगों से ही दुर्ग भ्रमण के लिए पहुंचा करते थे।
ये तांगे न केवल चित्तौड़गढ़ में चलते थे बल्कि आसपास के स्थानों पर भी लोग इन तांगों से ही जाया करते थे, क्योंकि उस समय न तो ऑटो रिक्शा था एवं आने जाने के लिए अन्य कोई भी साधन नहीं थे। यह मात्र तांगे थे और सवेरे या रात्रि के सन्नाटे को तोड़ते हुए विभिन्न ट्रेनों बसों से जब मेहमान आपके घर आते थे तो इन्हीं तांगों में सवार होकर आपके घर पहुंचा करते थे। और जैसे ही रात्रि के सन्नाटे को तोड़ते हुए इन घोड़ों की टप की आवाज़ सुनाई करती थी तो लगता था कि मेहमान आ गए हैं। और जिनको मेहमानों का इंतज़ार रहता था वह इंतज़ार करते थे कि कब घोड़ों की टप की आवाज़ सुनाई दिया करे। यह है 1970 में चित्तौड़गढ़ में तांगा चलाने वाले एक चालक। पूछते हैं इनसे ही कि आखिरकार उस समय तांगों की स्थिति क्या थी और कितने तांगे थे एवं अब आखिरकार ये जो तांगे हैं इनके साथ जो घोड़े हैं वह कहाँ लुप्त हो गए। 150 तांगे, अब एक तांगा रहा। और अब ये भी है ना, सिर्फ कबाड़ में चलता है, कबाड़ में। तो पहले जो तांगे थे आपने बताया था कि वो क्या सारे किले पे भी जाते थे? पहले तांगे किले पे जाते थे और 25-30 तांगे जाते थे, पाल्टी आती हो। अब क्या है, तांगे नहीं होने से टेम्पो जाते 25-30। और अब एक तांगा रहा। तो आपने कहा पहले 170 तांगे थे 1970 में। 1970 में 170। हाँ, तो 170 फिर वो सारे तांगे और घोड़े वगैरह वो कहाँ चले गए? वो सब किले पे चलते हैं ना अब घोड़े। लेकिन 170 घोड़े तो नहीं वहाँ पे, कम है वहाँ पे तो वहाँ 50 घोड़े चलते हैं। 50। और बाकी घोड़े क्या मर गए या कहीं? बेच दिए। अच्छा, लोगों ने बेच दिए। हाँ, तो अब लोग जब तांगा चलता क्यों नहीं, क्या समय ज़्यादा लगता है या लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं? वो सबको जल्दी है साहब, और ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है तो तांगे कम है। तांगे कम है, एक तांगा है। एक तांगा आपका रहा है। और वो भी केवल सामान ढोने के काम आता है। हाँ, समझ। सामान ढोने का काम आता है। लेकिन बग्गियाँ तो हो गई है, बग्गी 15 बग्गी है। 15 बग्गी है। हाँ, शादियों में चलती है। वो शादियों में चलती है। और ये दूल्हे को बिठाने के लिए घोड़े काम आते हैं। लेकिन वो दिन भी जो है जब सवेरे सवेरे जब लोग आते थे, बाहर से आते थे, किसी के आते थे मिलने के लिए आते थे और घोड़े की टाप की आवाज़ सुनाई करती थी, तो वो हाँ। दिन याद है आपको? हाँ, बराबर याद है। जब सवेरे 4 बजे 3 बजे हाँ, घोड़ों की टाप पे घर में आवाज़ आती थी। घर में आवाज़ आती थी कि कोई मेहमान आ गए हैं। हाँ, तो अब तो वाली बात रही नहीं है। अब वो बात नहीं रही। मैं जो गया पहला गाइड करता था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ऑल इंडिया बिगेस्ट फोर्ट, मैनी हिस्टोरिकल पैलेस, मैनी हिस्टोरिकल टेम्पल, 113 हिंदू टेम्पल, 84 वाटर टैंक, ऑल राउंड गो एंड बैक 13 किलोमीटर और 7 गेट। फोर्ट का हाइट है 580 फीट। विक्टोरी टावर, राणा कुंभा, मालवा एंड गुजरात, महमूद शाह, बहादुर शाह फाइटिंग, गो एंड बैक चित्तौड़गढ़। विक्टोरी टावर 1448 बिल्डिंग कंप्लीट। उसका हाइट है 122 फीट हाइट, 157 स्टेप, 9 स्टोरी विक्टोरी टावर। और टावर ऑफ फ्रेम 7 स्टोरी और 70 फीट हाइट। मैनी जैन, ऑल इंडिया टूरिस्ट, गो एंड बैक बिल्डिंग कंप्लीट, 9th सेंचुरी। तो वो अंग्रेजी आपकी समझ आते थे पूरी? हाँ, बराबर समझते। लेकिन शायद आप कितने पढ़े भी स्कूल में नहीं, पढ़े मैं हो। पढ़ा लिखा नहीं तो फिर ये अंग्रेजी कैसे आपने जो समझा यहाँ के? उनके साथ राज्य सीख गया। अच्छा, उनके ऐसा। तो ऐसे जो बाकी जो आप लोग बता रहे हैं 170 घोड़े, तो वो भी गाइड का काम ही करते थे क्योंकि उस टाइम तो गाइड थे नहीं। हाँ, वो तांगे चलाते थे किले पर, गाइड करते थे। गाइड का काम वो करते थे, यानी घोड़ा भी चलाते थे और उनको किला भी दिखाते थे और गाइड का काम भी करते थे। हाँ। अब मैंने जो बोला इंग्लिश में कोई गलत। तो सुन ली होगी आपने इन तांगा चालक की अंग्रेजी, और ये सवाल कर रहे हैं कि मैंने कुछ अंग्रेजी में गलत तो नहीं बोला। हालांकि यह केवल 5वीं पास हैं और उस समय यहाँ आने वाले पर्यटकों को इसी तरह अंग्रेजी में दुर्ग के इतिहास के बारे में जानकारी देते थे। और अब ये निर्णय हम आपको पर छोड़ते हैं, जो कि इन्होंने सवाल किया कि जो अंग्रेजी उन्होंने बोली उसमें किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है।
हालांकि उस समय के अंग्रेजी और इस समय के कई ऐसे गाइड जो टूर पर पर्यटकों को तोड़ मरोड़ कर इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं, उनमें और इन तांगा चालक में शायद अधिक फर्क नहीं है। कुछ ही ऐसे गाइड हैं जो फराटेदार अंग्रेजी बोलकर यहाँ आने वाले पर्यटकों को पूरे इतिहास के बारे में सही जानकारी देते हैं। बाकी कई गाइड तो ऐसे भी हैं कि पर्यटकों को ऐसी जानकारी देते हैं कि उनका सिर चक्कर आ जाता है कि आखिरकार उन्होंने ऐसी कौन सी इतिहास की किताब छोड़ दी जिसमें उन्हें यह जानकारी नहीं मिल सकी जो कि यहाँ के कुछ गाइड उन्हें बता रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में अब भी लोगों को अगले कुछ दिनों तक मानसून का इंतजार करना होगा। हालांकि कई स्थानों पर प्री मानसून की बारिश हुई, लेकिन चित्तौड़गढ़ में प्री मानसून की बारिश नहीं होने के कारण अब भी चिलचिलाती धूप एवं भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि इंसान तो इंसान, अब जानवर को भी पंखे कूलर की हवा का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन भीषण गर्मी से अभी भी लोग परेशान हैं और इंतजार कर रहे हैं प्री मानसून या मानसून का, जो 25 जून के आसपास आने की उम्मीद है। तो अब आप समझ गए होंगे कि चित्तौड़गढ़ में जून का दूसरा सप्ताह भी बीतने को है, लेकिन अभी भी लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। इंसान तो दूर बल्कि जानवर भी इतने अधिक परेशान हैं कि उन्हें उच्च क्षमता के कूलर भी राहत नहीं पहुंचा रहे हैं। भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप के कारण चित्तौड़गढ़ के प्रमुख बाजारों से ग्राहक गायब हैं। हालत यह है कि दिन में दुकानों में सन्नाटे की स्थिति देखने को मिल रही है। दुकानदारों का ग्राहकों को इंतजार है, लेकिन ग्राहक भरी दोपहर में निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं और अधिकांश अपने घरों में अभी भी कैद रहने को मजबूर हैं। जो लोग आवश्यक कामों से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, उन्हें अभी भी अपने मुंह पर नकाब या हेलमेट पहनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि इस भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप में हेलमेट पहनना इतना अधिक आसान नहीं है, लेकिन कई लोगों ने बताया कि उन्होंने चित्तौड़गढ़ में पहली बार इतनी अधिक भीषण गर्मी देखी। इस भीषण गर्मी के कारण रोडवेज बसों में भी इन दिनों यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने लगी है एवं यही हाल ट्रेनों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद लोगों को इस भीषण गर्मी एवं चिलचिलाती धूप से राहत कब मिल पाएगी, इस बात का सभी इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ में 25 जून के आसपास मानसून की दस्तक हो सकती है, लेकिन लोगों को अभी इंतजार है प्री मानसून का। हालांकि चित्तौड़गढ़ के अलावा अन्य कई स्थानों पर प्री मानसून की बारिश होने से गर्मी से कुछ राहत मिली है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में लोगों को जून का दूसरा सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी भी इतनी भीषण गर्मी झेलनी पड़ रही है। हालत यह है कि पंखे अभी भी बेअसर साबित हो रहे हैं एवं गर्म हवा के थपेड़ों से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। लेकिन पहली बार कई दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने मई और जून में ऐसी गर्मी देखी कि उन्हें ग्राहकों का इंतजार करना पड़ रहा है। ग्राहक नहीं होने की वजह से बाजार में व्यापारियों का यह हाल है कि उन्हें सुस्ताने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और वह नींद की झपकी लेते हुए जगह जगह देखे जा सकते हैं। हालांकि इन दिनों प्याज के भाव 40 रुपये किलो पहुंच गए हैं। आखिरकार इस भीषण गर्मी में और भरी दोपहर में इतना महंगा प्याज लेने के लिए कौन आए। यही प्याज कुछ दिनों पहले 20 रुपये किलो बिक रहे थे, जो अब तेज़ी से 40 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं।
महेश नवमी जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार 15 जून को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ में अपराह्न पश्चात पंचायती भवन जो कि सदर बाजार में स्थित है, वहां से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित एक वाटिका में पहुंच संपन्न हो जाएगी। इस शोभा यात्रा को लेकर नगर में विभिन्न स्थानों पर स्वागत द्वार लगाए गए हैं। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या की ओर से भी इस शोभा यात्रा का शनिवार सायं 5:30 बजे केंद्रीय सहकारी बैंक के बाहर स्वागत किया जाएगा। महेश जयंती के को लेकर चित्तौड़गढ़ के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रम समाज की प्रतिभाओं की ओर से आयोजित किए गए। इस अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का बड़ी संख्या में लोगों ने लुत्फ उठाया। तो हम दिखाते हैं आपको इस सांस्कृतिक संध्या का आयोजन और आप लें इस सांस्कृतिक संध्या का पूरी तरह से आनंद। और अब मुझे आगे दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी 15 जून शनिवार को और आप सभी को महेश नवमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रतीक्षा के बाद आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग, तपस्या के बाद हमारे प्रभु श्री राम आ गए हैं। ईश्वरीय चेतना के साक्षी ये ग्रुप चित्त को स्पंदित करता, प्रभु श्री राम लला की पावन स्तुति को दर्शाता। अलौकिक क्षण, पवित्र पल और अद्भुत आभा के साथ हमारे ग्रुप श्री राम आ गए हैं। ये अनमोल दिन और खूबसूरत पल महेश नवमी महोत्सव पर हम लेकर आए हैं खुशियों, उमंग, मस्ती की बात। 14 साल के अपने वनवास पर निकले और उन्हें अलविदा कहकर सभी अयोध्या लेकिन इन 14 सालों में वनवास में न जाने क्या क्या हुआ होगा।